इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैं बहुत सिंप्लीफाइड जबान में अगर बोलूं तो ये है प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ एंड करंट ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसके नतीजे में करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट को इंड्यूस करंट कहते हैं। और करंट तब ही पैदा होता है जब पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है। तो जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है फ्लक्स की तब्दीली की वजह से, उसे इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। तो डेफिनेशन की हद तक आप ये बात ध्यान में रखेंगे कि व्हेन एवर फ्लक्स इज चेंज्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इज प्रोड्यूस्ड। 1820 में सबसे पहले ओर्स्टेड, इसने मैग्नेटिक इफेक्ट्स निकाले थे करंट के। जबकि 1831 में माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने अलग अलग, फैराडे ने आमतौर पर ये काम किया था इंग्लैंड में और जोसेफ हेनरी ने काम किया था यूएसए में, लेकिन एक ही टाइम में किया। उन्होंने ये बात डिस्कवर की कि जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो ईएमएफ यानी कि करंट प्रोड्यूस होता है। अब मैंने ईएमएफ को करंट नहीं बोला, मतलब है ईएमएफ जब प्रोड्यूस होगी तो करंट भी फ्लो करेगा। इसका एक प्रोसीजर आपको नीचे डायग्राम में नजर आ रहा होगा कि आपको एक नजर आ रहा है यहाँ पर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अगर इस कॉइल को हम टूवर्ड्स द मैग्नेट या अवे फ्रॉम द मैग्नेट मूव करें तो गैल्वानोमीटर की रीडिंग हमें शो करती है करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो वजह क्या है करंट प्रोड्यूस होने की? बेसिक वजह चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये नोट कर लें आप लोग, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वजह होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ और उसके नतीजे में फ्लो करने वाले करंट की। बाद लोग गलती से कहते हैं कि जी वो करंट जो प्रोड्यूस हो गया इसकी वजह रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। गलत। अभी आगे जाके हम देख भी लेंगे। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल ईएमएफ होती है। इसका मतलब है इसकी जो मैग्नीट्यूड है कि ईएमएफ ज्यादा होगी या कम होगी, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती है। लेकिन जो आपका है क्या नाम है मेन काज या वजह जो है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होने की, वो आपकी चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स है। ये बात अब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास कुछ मेथड आते हैं, लेकिन मेथड को पढ़ने से पहले मेथड को पढ़ने से पहले आप ये देखेंगे जो ईएमएफ है ना, ये इक्वल टू आई आर होता है। अब आई आर प्रोडक्ट है करंट और रेजिस्टेंस का। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये अगर कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट ये कब होगा? जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को मैं कांस्टेंट कर दूंगा। अगर वेलोसिटी है या मोशन वजह है तो उस मोशन को यूनिफॉर्म रख लेंगे। तो इस सूरत में आई और आर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हो जाते हैं। इसका मतलब है आपका जो इंड्यूस्ड करंट है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल या कंडक्टर पे डिपेंड करता है। इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इंड्यूस्ड ईएमएफ रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करती। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे करती है। अब यहाँ पे भी एक बार नोट कर लो कि आप कह सकते हो सर अभी तो आपने कहा था चेंज ऑफ फ्लक्स, अब आप रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कह रहे हो। मैंने दो बातें बोली हैं। एक मैंने बोली है काज, वजह, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ के पैदा होने की असल वजह मैग्नेटिक फ्लक्स की
का चेंज या मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिपेंडेंस की, तो इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर और नंबर ऑफ कॉइल्स के ऊपर, कि ईएमएफ ज्यादा प्रोड्यूस होगी या कम प्रोड्यूस होगी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, कम ज्यादा का सवाल आएगा ना जब, तब वो रेट ऑफ चेंज के प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ। ये बहुत माइनर सा फर्क है, लोगों को पता नहीं लगता, बच्चों को तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग हमारे पास इसमें जो आती है वो आ गया कि अब हमने ये बात देख ली, एस्टेब्लिश कर ली है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके ऊपर इंड्यूस करंट डिपेंड करता है। अब जब इंड्यूस करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे करंट कम होता जाएगा, और जब हम रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा। ये बात अभी ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर कुछ एमसीक्यू बनेंगे जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे लेंज़ लॉ के अंदर। नेक्स्ट आपके पास, अच्छा ये जो मैं बात अभी आपसे कर रहा था ईएमएफ के हवाले से, डिपेंडेंस के हवाले से, ये आपको यहाँ पे नोट्स में इनको शेयर कर दूंगा आपके साथ। इसमें ये लिखी हुई है कि आई आर अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो आई और आर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड नहीं करती, स्पीड या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करती। ये बातें यहाँ पे दोनों बुलेट्स में लिखी हुई हैं। और जहाँ तक इंड्यूस करंट की डिपेंडेंस का ताल्लुक है, ये इंड्यूस करंट डिपेंड करता है आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके बाद अलावा ये नंबर ऑफ टर्न्स और स्पीड वगैरह पे भी इसका डिपेंडेंस आ जाएगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती क्यों है, इसकी वजह है रिलेटिव मोशन ऑफ द लूप एंड अ मैग्नेट और बोथ। यानी कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड और हमारा लूप ये जब रिलेटिवली चेंज होते हैं, अब ये रिलेटिवली चेंज एक दूसरे की मोशन की वजह से भी हो सकते हैं या करंट की तब्दीली की वजह से भी हो सकते हैं। वो कैसे? पहली एग्जांपल देखें, आपके पास एक बार मैग्नेट है, एक कॉइल है, आप बार मैग्नेट को कॉइल की जानिब लेके जाओ, इसके आगे लेके जाओ, ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। ये दूसरी ईएमएफ एग्जांपल में जनरेट कॉइल होती नजर है आ रहा ये होगा आपको। स्ट्रेंथ के जी बेटा, आप क्या बोल रहे हो? डिपेंडेंस होती है। दोबारा बोलो, दोबारा। ये जो ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। हाँ जी, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। जब मैंने कह दिया कि जो आपकी डिपेंडेंस है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ये यहाँ देख लो, डेल्टा फाइव ओवर डेल्टा टी, ये इक्वल टू होता है डेल्टा बी डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा ओवर डेल्टा टी। इसका मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, एरिया का चेंज और थीटा पे भी डिपेंडेंट होता है। थीटा का मतलब है ये वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है। जैसा ये कॉइल अगर आपके पास, इसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं और साथ ही इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी आप शामिल कर दो, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बनता है फैराडेज लॉ का। अभी उसका जिक्र आना था, इससे मैंने अभी डिस्कस नहीं किया था। ये वेक्टर एरिया है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये इनका थीटा एंगल है। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। आगे ये डिफरेंट मेथड लिखे हुए हैं। एरिया को चेंज करके आप फ्लक्स तब्दील कर सकते हो, इस कॉइल को रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड में आप फ्लक्स तब्दील कर सकते हो। और ये आपका बेसिक प्रिंसिपल है नंबर 3 वाला, एसी जनरेटर का। उसके बाद आपके पास आता है दो कॉइल्स हों, एक में सर्किट लगा हुआ है, दूसरे में नहीं लगा हुआ। अगर आप सर्किट को ऑन ऑफ करते हैं तो साथ वाली कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। म्यूचुअल इंडक्शन का प्रोसेस है, ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल है ये। और ये तीसरा वो है, पांचवा वो है
जिसमें मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट है और कॉइल, अब ये दोनों मूव नहीं करेंगे, लेकिन ये जो करंट है जिसकी वजह से ये मैग्नेट बन रहा है, इस करंट को हम चेंज कर सकते हैं रियोस्टेट की हेल्प से। तो जब करंट तब्दील होगा तो उसका एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। इसका मतलब है लाजमी नहीं कि मूव ही किया जाए सिस्टम को, से मैग्नेटिक फील्ड तब्दील करना हो तो करंट को भी चेंज किया जा सकता है, ताकि मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होगा और ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। ये बात हो गई। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है मोशनल ईएमएफ। जब आप किसी कंडक्टर को अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हो तो जो ईएमएफ जनरेट होती है इमोशनल ईएमएफ होती है। इसके अंदर जो एमसीक्यू का एक टाइप है ना, वो तो इसके न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू है। इसका फॉर्मूला है वीबीएल साइन थीटा। अब 1 2 3 4 इसके अंदर चीजें आ रही हैं, वी बी एल और थीटा। और जो थीटा है ना, ये है जी बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल के अंदर चेंज किया जा सकता है। न्यूमेरिकल को डायरेक्शन के हवाले से आमतौर पर ये जो फॉर्मूला बनाया मैंने, अगर ये आपके पास लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी का वेक्टर है, एंगल बच्चे यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर कभी आपके साथ सवाल डायग्राम बना के आता है और ये वेलोसिटी वेक्टर इधर आ जाता है और एंगल आपको इधर दे दिया जाता है, तो ये एंगल बनता है फिर 90 माइनस थीटा। और इस तरह की चीजें मैं आपको बड़ी करवा चुका हूँ पीछे। पी बी एल साइन 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये दो किस्म की डायग्राम्स के ऊपर, एक ओरिजिनल है नंबर 1 और नंबर 2 हमने खुद बनाया है सवाल को। अब ये मैंने तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लिया है, वो मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल पे रख के और वर्टिकल के साथ भी वी बी का वी वेलोसिटी का एंगल ले सकते हैं। टीकाकार यही मतलब घूम घाम के बनेगा यही चीज। अब इसमें अगर आपने नंबर 1 के अंदर मैक्सिमम ईएमएफ निकालनी है तो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। जीरो ईएमएफ 0 या 180 डिग्री पे निकलेगी। हाफ ईएमएफ 30 डिग्री पे निकलेगी। और यही चीज जब आप कॉस थीटा वाले फंक्शन में आओगे तो इसमें मैक्सिमम 0 डिग्री पे हो जानी है, 90 पे ये 0 हो जाएगा और 60 पे ये हाफ हो जाएगा एंड सो ऑन। ये वही जो फ्लक्स वाला आपको मैं पढ़ाया था, वही कॉन्सेप्ट है ये इसका। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज सीख लो, ये डू यू नो के अंदर लिखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म का एमसीक्यू है एंटी टेस्ट के हवाले से, कि जब आप फ्लक्स तब्दील करते हो इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है जिसके नतीजे में करंट फ्लो करता है। इसका मतलब है जिस इलाके में करंट फ्लो कर रहा है या जिस कॉइल या रिंग में करंट फ्लो कर रहा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। ये जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये आपके स्टेशनरी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत डिफरेंट होता है, इस वाले से कि ये नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये आपको नहीं पता होगा, नोट कर लो। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से तब्दील होता है, से प्रोड्यूस होता है, ये नॉन कंजर्वेटिव। वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम वैसे पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 12 में, वो आपका कंजर्वेटिव फील्ड है। लेकिन यहाँ जो इंड्यूस फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कंजर्वेटिव नहीं है। जैसा ये एग्जांपल दिया उन्होंने सर्कुलर कॉइल की, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है और किसी पॉइंट पे डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, तो ये चीज वही काम हो जाएगा जो आपका मैग्नेटिक जो आपका क्या नाम है इसमें नो वर्क डन वाला केस होता है। बहरहाल ये बात आप नोट कर लो, ये हाईलाइट मैं कर देता हूँ कहाँ लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन द कंडक्टर एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। However, this induced electric field has two important properties that distinguish it from the electrostatic field produced by stationary charges. The induced field is non-conservative and can vary in time. बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा, कॉन्सेप्चुअल बात है। अच्छा, आगे चलते हैं। जो डेरिवेशन आती है इस फॉर्मूले की, उसमें इस डायग्राम के हवाले से एमसीक्यू हमें डेवलप किया जाता है आमतौर पर।
कि जब भी हम इस रॉड की बात हो रही है ए बी जो रेल्स पे रखी, इसको हम राइट पे मूव करें या लेफ्ट पे मूव करें, इन दोनों हवाले से एमसीक्यू आ सकता है। इस डायग्राम में आपको मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन नजर आ रहा है, ये आउट ऑफ प्लेन भी हो सकता है, तो दोनों लिहाज से ये सवाल किया जा सकता है। अच्छा, अगर हम फिलहाल इसके मुताबिक ही चलते हैं, वेलोसिटी राइट को है, अगर अब आप सब लोग ये एक काम करें, अपने हाथ की उंगलियों को राइट पे खोलें, हथेली स्क्रीन की तरफ रखें और बताएं मुझे आपका थंब किधर आ रहा है। ऊपर की तरफ। ओके बेटा, ऊपर की तरफ, जबरदस्त। अपर साइड। इसका मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज है, हाँ जी बेटा अपवर्ड आएगा, ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज है वो बी की तरफ आ जाएगा ऊपर, नीचे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है अंदर मौजूद चार्जेस पर, वो अपवर्ड लग रही है। जब ये चार्जेस ऊपर जाएंगे, ऊपर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इनकी, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और थोड़ी देर देर में इनमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर है मैग्नेटिक फोर्स के। इसका फॉर्मूला क्यू ई और इसका फॉर्मूला क्यू वी भी। 90 एंगल है, इसे साइन 91 कर दिया हमने, ये कैंसिल हो गया। E इज इक्वल टू वी बी और V इज इक्वल टू बी ओवर ई। ये वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड भी है आपका, वो जो हमने पढ़ा था E ई बाय ओवर एम के बी। अंदर आर्टिकल, यहाँ नोट कर लो। जी हाँ, E ओवर बी, अच्छा मैंने B ओवर ई लिख दिया, मैं सही कर देता हूँ, E ओवर बी। और याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये C बन जाता है, स्पीड ऑफ लाइट। ये भी नोट कर लें आप बात, ये बात आपको आमतौर पे बताई नहीं जाती, लेकिन ये आपको पता होनी चाहिए कि यही चीज इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटीज की है, आपस में इनको डिवाइड किया जाए तो ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट भी बनता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बहरहाल ये भी आपका एक एमसीक्यू हो गया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। ई और बी की वैल्यू पता हो वी निकाल सकते हैं, वी और ई पता हो तो बी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास इसमें अब इसमें वेरिएशन करनी है, तो अभी तो मैंने आपको बताया कि बी पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेशन पॉजिटिव चार्ज की होगी, लेकिन अगर ये डायग्राम रिवर्स होती, मैं या इस रॉड को राइट के बजाय लेफ्ट पे लेके जाता, ऑब्वियसली फिर ए पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा होती और नेगेटिव चार्ज की बी पे होती। इसी तरह से आप मजीद सवाल बना सकते हो कि यहाँ क्रॉस की जगह डॉट शो कर दो, या गैल्वानोमीटर को राइट पे ले जाओ और रॉड को लेफ्ट पे ले जाओ और फिर मूव करके देखो। इस तरह ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, ये आपको ऊपर से व्यू दिखाया जा रहा है, ये साइड व्यू से भी न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है या एमसीक्यू बनाया जा सकता है, लेकिन सब में इसी तरह राइट हैंड रूल लगेगा और उससे आप डायरेक्शन निकालेंगे। जिस एंड पे डायरेक्शन फोर्स लगेगी उस एंड पर आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, और ये सारा कन्वेंशन करंट चल रहा है। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से देखेंगे तो चीज़ों को उल्टा कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करंट के हवाले से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बी पर आपके पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इसमें अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट हम देखें तो वो हमारे कन्वेंशनल करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। देखो ये डायग्राम बनी हुई है कन्वेंशनल के हवाले से ऊपर से नीचे, ये पॉजिटिव चार्ज की है तो नेगेटिव चार्ज रिवर्स में जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। आपको ये कॉन्सेप्ट्स बस क्लियर होने चाहिए, हर चीज रटा नहीं लगती, कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, ये चीज तो आपको मैं बता दिया, इसका फॉर्मूला आ गया। माइनस साइन जो उसके अंदर है ये फेराडेज लॉ की वजह से आता है, माइनस वी बी एल साइन थीटा एक्चुअल फॉर्मूला है इसका। मैग्नीट्यूड में हम खाली वी बी एल साइन थीटा पढ़ते हैं। कुछ इसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन में इसके आपके एमसीक्यू है जिनका मैं जिक्र अभी आप कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले। 0 डिग्री पे मिनिमम फोर्स है, 90 डिग्री पे मैक्सिमम है, 30 डिग्री के ऊपर हाफ ऑफ मैक्सिमम है। वेलोसिटी 0 होगी तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगी। ठीक है ना, ये आपके डिफरेंट किस्म के केसेस हैं। जो ऊपर डायग्राम बनी हुई है उसमें डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है कन्वेंशनल करंट की, कन्वेंशनल इंड्यूस करंट की। राइट की तरफ मोशन लेफ्ट पे करेंगे तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगी एंड सो ऑन। उसके बाद आपके पास फेराडेज लॉ आ जाता है।
फैराडे लॉ ये है कि आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के प्रोपोर्शनल होती है। इसका फॉर्मूला अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं ना, ज़्यादातर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आएंगे, और ये न्यूमेरिकल में खाली आपको फ्लक्स नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये माइनस एन डेल्टा बी डेल्टा ए कॉस ऑफ थीटा ओवर डेल्टा टी, इस पे फॉर्मूला आएगा। अब यहाँ पर आप स्टेटमेंट्स देखें, ये कॉइल है, ये इसका वेक्टर एरिया है। अगर तो स्टेटमेंट में लिखा हो ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल या टू द कॉइल, सिर्फ इतना ही लिखा हो कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब पता है क्या होता है? ये परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो वेक्टर एरिया के पैरेलल हो जाता है। इस केस में इनका एंगल लिया जाता है 0 डिग्री। मैक्सिमम फ्लक्स भी कॉस थीटा की जरूरत नहीं, कॉस 0 1 हो जाता है। दूसरा जो, ये तो पहली स्टेटमेंट हो गई। दूसरी स्टेटमेंट के मुताबिक अगर ये वेक्टर एरिया है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, इनमें कोई ना कोई एंगल दिया जाएगा 30 60 समथिंग लाइक दिस, तो आपने कॉस ऑफ थीटा भी यूज करना है अपनी कैलकुलेशन में। और जो तीसरी टाइप आती है उसमें अगर ये वेक्टर एरिया और कहा जाता है जो एंगल बन रहा है वो आपकी प्लेन के साथ बन रहा है, प्लेन का एंगल बन रहा है, प्लेन का एंगल बन रहा है विद मैग्नेटिक फील्ड। आपको ये एंगल नहीं दिया जाता, ये वही 90 माइनस थीटा वाला हिसाब किताब हो गया। ठीक है, 90 माइनस थीटा का मतलब, अब आपने यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाना है कॉस ऑफ थीटा वाला, उसकी जगह साइन ऑफ थीटा, सॉरी साइन ऑफ थीटा का, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और इसमें एक और बात भी नोट कर लो, आपको याद होगा आपका एक न्यूमेरिकल भी है चैप्टर 15 का, जिसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपका जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, और जो प्लेन के साथ एंगल है, जो वेक्टर एरिया के साथ एंगल बनता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसमें दी गई है सवाल के अंदर, डाउनवर्ड। और आपके पास आई थिंक यहाँ पे वो वेलोसिटी वेक्टर करके यहाँ पे वो 150 डिग्री का एंगल दिया गया है। तो ये वही चीज है जो आपको मैं बताई गई है पहले भी। इसमें मैंने जो बनाया अभी फिलहाल हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना दिया, जिसकी वजह से वो 190 माइनस थीटा बन गया। तो जो किताब के न्यूमेरिकल हैं वो करने बहुत जरूरी है। अच्छा नेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास ये तो सिचुएशंस आपको समझ आ जानी चाहिए, आप ठीक है ना। और ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, मैं फिर बता रहा हूँ इसमें ज़्यादातर, और ये आपका पूरा फॉर्मूला है इस न्यूमेरिकल के लिए। और आपकी जो बुक है ना उसमें कुछ न्यूमेरिकल मौजूद हैं, जो मैं एंड पे अगर टाइम मिलता है मैं दिखा भी दूंगा अभी आपको, क्योंकि ये बुक के नोट्स मैंने आपके सामने ओपन किए हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास है लेंजेज लॉ। अब इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकलता है, सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू क्या निकलता है? ये लेंजेज लॉ क्या कहता है? लेंजेज लॉ ये कहता है कि जो ईएमएफ है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट, और याद रखना डायरेक्शन करंट है, ईएमएफ नहीं है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द काज प्रोड्यूसिंग इट। इंड्यूस करंट जिस वजह से पैदा होता है ना उसको अपोज करता है। यानी अगर जिस तरह ये डायग्राम बनी है, सामने जो डायग्राम फोकस, उसको फोकस करो। ये मैग्नेट अगर राइट पे जाएगा टूवर्ड्स द कॉइल, तो कॉइल कोशिश करेगा ये राइट पे ना आए, ये अवे जाए, लेफ्ट जाए। और अगर ये मैग्नेट लेफ्ट पे जाएगा तो कॉइल इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। हाउ, कैसे? एक सिचुएशन तो आपको डायग्राम में बनी नजर आ रही है कि हम इस मैग्नेट को लेके जा रहे हैं राइट के ऊपर, ठीक है जी। अगर आप इसकी डायग्राम को देखें, उसके ऊपर एरो साइन वाजे तौर पे बना नजर आ रहा है वेलोसिटी वेक्टर का, वो राइट के ऊपर है। हम राइट पे जाएंगे तो फ्लक्स विल चेंज इन द कॉइल, फ्लक्स इंक्रीज करेगा। इंक्रीजिंग फ्लक्स के नतीजे में कॉइल इसकी मोशन को अपोज करेगा, क्योंकि मोशन टूवर्ड्स मोशन जो है, या मोशन ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स द कॉइल इज द बेसिक काज, ये असल वजह है ईएमएफ प्रोड्यूस होने की।
तो इसको अपोज कैसे करेगा आपका कॉइल, कि कॉइल के अंदर जो करंट पैदा होगा वो इस तरह से पैदा होगा कि उसका नॉर्थ पोल उसी जानिब है जिस जानिब आपके मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। यानी जब नॉर्थ पोल को हम कॉइल की जानिब रख के टूवर्ड्स द कॉइल जाएंगे तो कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा उसका नॉर्थ इसके नॉर्थ की जानिब होगा। अगर साउथ को रख के जाएंगे तो उधर का भी साउथ इसके साउथ की जानिब होगा। अब इस डायग्राम के मुताबिक अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल ड्रॉ करूं तो कॉइल के ऊपर नजर रखो सब लोग, मैं रेड कलर से एरो बना रहा हूं। ये जो एरो बनते नजर आ रहे हैं सर जी आपको, थोड़ा जूम इन कर लें। एक मिनट, जी अब आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा होगा ये। यस सर। यस थैंक यू। चलें जी, अब आप देखें एरो मैंने जो ड्रॉ किए हैं ये एरो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं। अब आप खुद देखें, अपनी उंगलियों को जरा छत की तरफ करें और हथेली को, यानी उंगलियों को इन जो रेड कलर के एरो ड्रॉ किए ना इनकी डायरेक्शन में करें। तो आपका जो थंब है ना वो लेफ्ट पे आपके होना चाहिए, चेक करो, है टुवर्ड्स द sir, मैग्नेट yes. यस होना सर। चाहिए। इसका मतलब है ये आपके नॉर्थ पोल को शो कर रहा है आपका थंब। अगर इसी मैग्नेट को अगर मैं अवे ले जाना शुरू कर दूं, अभी जो सूरत हाल है उसके बिल्कुल ऑपोजिट, उसको मैं यूं करता हूं, यहाँ से इसको छुपा देता हूँ, लेकिन ये छुपा दिया हमने, कहाँ जा रही डायरेक्शन, इसको भी छुपा दिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम इस तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट की साइड पर। अगर हम इस तरफ जाएंगे इसी हालत में तो सिर्फ तब्दीली पता कहाँ आएगी, ये जो ना नॉर्थ नजर आ रहा है ये यहाँ गायब हो जाएगा, नॉर्थ नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा भला, इधर साउथ। साउथ आ जाएगा। बिल्कुल, इधर अगर साउथ आएगा ना इसका मतलब है वो जो अब मैंने रेड कलर के एरो ड्रॉ किए थे वो करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब वो डायरेक्शन आपकी आएगी ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी यूं। अब वो यूं करंट फ्लो करेगा। साउथ क्या करेगा, साउथ इसको अपने तो अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा दूर जाते हैं मैग्नेट को। तो इसका मतलब है कि जब भी आप ये काम करोगे, जब इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस तरह की डायग्राम बने हुए। अब ये एक सिचुएशन आपके सामने जिसके दो एमसीक्यू सामने नजर आ गए आपको, कि एक है टूवर्ड्स मोशन का, एक है अवे मोशन का। अब सवाल क्या क्या आते हैं, वो ये पूछेंगे नॉर्थ पोल किस तरफ है, राइट पे है, लेफ्ट पे है, मैग्नेट की साइड पर है या अवे फ्रॉम द मैग्नेट साइड पर है, कॉइल के अंदर जो करंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है उसका, कॉइल के अंदर करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके ऊपर सवाल आते हैं। अब वो हम देख लेते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक। इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, इसके मुताबिक अगर आप राइट हैंड रूल लगाएं तो आपकी उंगलियां नीचे फर्श की तरफ होंगी, हथेली आपकी स्क्रीन की तरफ होगी और थंब आपका आपके राइट की तरफ जाएगा, क्योंकि Yes. राइट के ऊपर आपका बनेगा यहाँ पर नॉर्थ पोल। ठीक है जी। अब देखो थंब आपका राइट पर है, राइट का मतलब है अवे फ्रॉम यू। अवे फ्रॉम यू का मतलब अपनी मुट्ठी बंद करके देखो आपकी उंगलियों की डायरेक्शन क्या आ रही है, आपके उंगलियों की डायरेक्शन, जबकि आपने थंब को अपने से दूर रखा है। और ये मैं सिचुएशन पिछली बार सिखाई थी, जब आप थंब अपने तरफ करते हो, अपने मुंह की तरफ करते हो, तो आपकी डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज उंगलियों की, और अवे में क्या होती है, क्लॉकवाइज। बोलो, क्लॉकवाइज। कोई सर। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज यानी अगर मैं इस साइड से देखता हूं मैग्नेट की साइड से तो करंट मुझे क्लॉकवाइज नजर आएगा। और यही करंट अगर मैं इस तरफ से बंदा बैठा हुआ है, इधर से कोई देखता है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा, यानी ये चीज उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज होगी। हमारे लिए अगर हम इधर बैठे हैं इस साइड पर मैग्नेट की साइड पे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर हम पल्ली साइड पे बैठे हैं जिधर मैग्नेट नहीं है, राइट साइड पे खड़े हैं, तो वहां से ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे सवाल आएगा इस तरह का, और ये इतने मुश्किल सवाल नहीं होते, आसान सवाल होते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है तो। उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस पे जितने नीचे एमसीक्यू बनाते रहो आप लोग बैठकर। आप मैग्नेट का क्या नाम है ये बना लिए सूरत हाल। एक और मैं आपको बताता हूँ बड़ी मजेदार किस्म की सूरत हाल है, ये सारा मैं मिटा देता हूँ। ये देखें आपकी बुक में सवाल है, ये आपका एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है लॉन्ग, ये नॉर्थ पोल है, ऊपर से एक रिंग को आप फेंकते हो नीचे की तरफ, तो रिंग के इस तरफ यानी नीचे, ये इन दोनों के बीच में जहां पे मैं कह रहा हूं यहाँ कौन सा पोल बनेगा, मैग्नेट के अंदर जो ये रिंग के अंदर जो करंट पैदा होगा उसका उसका मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल नीचे होगा। नॉर्थ पोल। हाँ जी, टूवर्ड्स North Pole मोशन है, sir. एक वही रूल है,
नॉर्थ पोल, शाबाश मेरा बेटा। टूवर्ड्स मोशन है, नॉर्थ पोल ही होगा। अच्छा नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है। एक मिनट, ये मिट गया, मैं दोबारा करता हूँ। नीचे नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है जी, ऊपर साउथ हो जाएगा। अब अगर हम इसे ऊपर से देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, जबकि नॉर्थ नीचे की तरफ, अंगूठा हमारा नीचे है। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हाँ सर। जी, clockwise, बिल्कुल क्लॉकवाइज, जबरदस्त, समझ गए आप लोग। अब इसका मतलब है इस तरह के क्वेश्चनों से मार तो नहीं खाओगे ना इंशाल्लाह। अब इस तरह के जितने जी चाहे सवाल इंशाल्लाह। बना लो, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया। अब एक और सूरत हाल मैं बनाता हूँ, चलो एक और सूरत हाल बना लेते हैं, और बड़े मजेदार किस्म की सूरत हाल, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है मुझे। ये रिंग है आपका, एक रिंग बना रहा हूं मैं, और रिंग बनाते हुए आपको एक चीज नजर आएगी भला। हाँ जी, क्या किया मैंने, थोड़ा सा आपने छोड़ दिया। छोड़ दिया, रिंग एक नामुकम्मल है। अब मैं इसे फॉल कराऊंगा, सवाल मेरे दो हैं, करंट फ्लो करेगा हाँ या नहीं में जवाब दो। नो सर। नहीं। इंड्यूस no, ईएमएफ no, पैदा sir. होगी, अगला सवाल, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी हाँ या नहीं। No, नो। यस, यस, इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, ये बात है बच्चे भूल जाते हैं। भाई इंड्यूस ईएमएफ क्या है मुझे बताओ। ये बिल्कुल वही सूरत हाल बन गई, फ्लक्स तो तब्दील हो रहा है ना रिंग में से, मुझे बताओ फ्लक्स तब्दील हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस यस सर, हो हो रहा रहा है ना। yes, इसका sir. मतलब फ्लक्स तब्दील हो रहा है तो अंदर मौजूद चार्जेस को डिस्प्लेस कर रहा होगा, है ना। है। यस सर। और वो रिंग Yes. के बीच में गैप पे आके अटक गए सारे। अगर रिंग मुकम्मल होता तो वो घूमना शुरू कर देते। रिंग मुकम्मल Yes, नहीं है तो अटके हुए हैं। ये बिल्कुल वही सूरत हाल है कि आपका शू आपके सामने बना होगा, आपने बटन स्विच ऑफ किया हुआ है, तो क्या पीछे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए हैं। नो सर। नो नहीं, सर, अटके हुए होंगे। आपका पोटेंशियल तो मौजूद है ना शू के अंदर। जैसे ही आप शू ऑन करोगे, चार्जर लगाओगे, सर्किट मुकम्मल होगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। समझ आई बात कि yes, नहीं आई। बिल्कुल उसी तरह yes, आगे जैसे आप sir. 12 Yes, वोल्ट की बैटरी लेके आए हो, आपने घर में रख दिया, क्या वो बैटरी बेकार हो गई है, नहीं, उसमें पोटेंशियल है, करंट फ्लो नहीं कर रहा, सिर्फ पोटेंशियल है। दोनों टर्मिनल्स का सर्किट मुकम्मल करोगे तो करंट फ्लो करेगा। बिल्कुल सूरत हाल यही है। सामने वाली रिंग ना मुकम्मल है, पोटेंशियल इंड्यूस होगा, यानी ईएमएफ इंड्यूस होगी, लेकिन करंट फ्लो नहीं करेगा जब तक सर्किट मुकम्मल नहीं होगा। ये 100% क्लियर हो गया। आप आगे चलते हैं। यस yes, सर। sir. जबरदस्त यस बेटा। सर। अच्छा जी, तो जी इसका इसके नॉर्थ पोल बाद और साउथ पोल बनेगा किसका, अब इस रंग रिंग का, नहीं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कब बनता है रिंग का, जब करंट फ्लो करंट के करता है। फ्लो होने से। करंट तो फ्लो ही नहीं कर रहा, इससे जी नॉर्थ जी। साउथ पोल नहीं बनेगा। और ये रिंग जब नीचे गिरेगा तो इसका एक्सेलरेशन फ्री फॉल वाला होगा, इसका A इज इक्वल टू जी होगा। अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो इसका एक्सेलरेशन ऑब्वियसली लेस देन जी होता, तो ये विद सम एक्सेलरेशन गिरता। समझ आ गई। जी सर। Yes, sir. ये पॉइंट्स याद रखने, और ये बड़े बारीक किस्म के एमसीक्यूज हैं। एनीवे, अच्छा यहीं से एक और सवाल निकल आता है हमारा। मैंने कहा था मैं लेंस लॉ में एक सवाल आपको आगे जाके कराऊंगा। वो ये है कि ये जो आपका क्या नाम है, अभी भी मैंने आपको एक्सेलरेशन के हवाले से कॉन्सेप्ट दिया, और ये आपका वो आ रहा है, वही दोबारा वही डायग्राम बना देता हूं मैं। अब ये जो ऊपर रिंग है, जब ये नीचे जाएगा, अब ये पूरा रिंग है, इसमें करंट फ्लो करेगा, और ये आपने अभी भी मुझे बता दिया कि इसके अंदर करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर से आएगा, ठीक है जी, मैंने बना दिया, लो जी। अब जब ये नीचे गिर रहा होगा, इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, और जाहिर बात है ये एक्सेलरेशन कोई ना कोई वैल्यू रखता होगा, लेकिन जी की वैल्यू से कम ही होगा ऑब्वियसली। इसका मतलब है रिंग बहुत तेजी से फ्री फॉल नहीं करेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं किसी को। नो No, सर। sir. अब नो यहाँ सर। से एक नया सवाल निकाल रहा हूं मैं। हमने पीछे पढ़ा था कि अब इसकी जो स्पीड है गिनने की वो इस वक्त कम हो रही है, ठीक है जी। हमने पीछे पढ़ा था कि आई और आर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। अब ये मैं एक सिचुएशन बनाता हूँ, Yes, sir. ये एक मैंने बना दिया इसके अंदर कॉइल, ये एक लगा हुआ है इसमें कंडक्टर। इस कॉइल को मैं इसको बाहर ड्रैग कर रहा हूं। अगर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस को मैं बढ़ाता हूं तो करंट कम पैदा होगा। जब करंट कम पैदा होगा तो लेंज़ेस लॉ के मुताबिक ऑपोजिशन कम होगी कि ज्यादा होगी, जवाब दो। ऑपोजिशन ज्यादा होगी। कम होगी। दोबारा सुनो, मैंने Come. कहा मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, इंड्यूस करंट थोड़ा पैदा होगा, कम हो जाएगा, तो ऑपोजिशन कम होनी चाहिए, क्योंकि Yes, ऑपोजिशन sir. इंड्यूस करंट की अमाउंट पे होती है ना। इंड्यूस करंट जी थोड़ा है, जी। ऑपोजिशन भी थोड़ी है, तो इसको ड्रैग करना क्या हो जाएगा, इजी। ऐसा ही है। जी सर जी। अगर मैं sir. इसकी रेजिस्टेंस को कम कर देता हूं,
कंडक्टर की, जो आर मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये आर है, ये कंडक्टर है, इसकी करंट रेजिस्टेंस ज्यादा को हो मैं, जाएगा और पोजीशन ज्यादा हो हाँ जाएगी। जी, करंट ज्यादा हो जाएगा, अपोजिशन बढ़ जाएगी और ड्रैग करना मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक सूरत हाल है। बिल्कुल इसी तरह से इस रिंग के ऊपर सवाल बन सकता है। रिंग की रेजिस्टेंस को हम 1 2 3 रिंग फेंके, जिनकी रेजिस्टेंस मुसलसल कम होती जा रही है, रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, इसका मतलब है इंड्यूस करंट बढ़ता जा रहा है, तो इनके गिरने की रफ्तार क्या होती जा रही है? तेज कम हो होती रही जा रही। कम 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 कम। तेज क्यों? बेटा वो जो कम बोला है वो सही बोला, आप गलत बोल गई हो। कम होती जा रही है, देखो ना, दोबारा सुनो, रेजिस्टेंस मैं कम करता जा रहा हूँ कॉइल की। मैंने 3 कॉइल यके बाद दीगरे फेरे, एक कॉइल फेंका, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, इनकी रेजिस्टेंस कम हो रही है मुसलसल। सबसे नीचे वाले की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, उससे कम उससे ऊपर वाले की है, सबसे कम सबसे ऊपर वाले की है। जूं जूं ये नीचे गिरेंगे, ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस कम होती जा रही है, इसका मतलब है इनका इंड्यूस करंट बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ऊपर वाले में सबसे ज्यादा इंड्यूस करंट होगा, तो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन सबसे ऊपर वाले को मिलेगी। तो सबसे कम स्पीड सबसे ऊपर वाले की होगी, उससे ज्यादा स्पीड उससे नीचे वाले की होगी, सबसे ज्यादा स्पीड सबसे नीचे वाले की होगी। इसका मतलब है सबसे नीचे वाला सबसे दूर, उसका फासला बढ़ता जाएगा बाकियों से, ऐसे ही होगा। यस सर। जी सर। अब देखो ये एक एमसीक्यू कभी तुमने नहीं सुने होंगे, लेकिन ये है कॉन्सेप्ट हैं, बैठे बैठे एमसीक्यू कहलाते हैं सर। ओके, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अगर यहाँ कोई मसला हो जाए बाद में भूल जाओ तो इस हिस्से को दोबारा सुन लेना। आगे चलते हैं। ये वो चारों सिचुएशन है जो मैं अभी तुम लोगों को सिखा के आया हूँ, कि हम टूवर्ड्स मोशन करते हैं, करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो सारा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, जो मैं अभी सिखा चुका हूँ, इसमें तो कोई मसला नहीं है अब आप लोगों को। अब आप आगे आओ थोड़ा सा। लेंजेज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करता है। ठीक है, लेंजेज लॉ के अंदर याद रखिएगा, ये जो सामने डायग्राम बनी है, मोशनल ईएमएफ वाली डायग्राम ही बनी हुई है। हमने इस डायग्राम के मुताबिक इस रॉड को किधर मूव किया था? राइट के ऊपर मूव किया था। जब हम इसको राइट पे मूव करते हैं तो इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, लेंजेज लॉ के मुताबिक। ठीक है, लेफ्ट की तरफ एक फोर्स लगती है। अब ये जो फोर्स है ना, ये लेफ्ट पे लगेगी, राइट पे नहीं लगेगी। क्योंकि अगर ये राइट पे लगना शुरू हो जाएगी, इसका मतलब है मुझे थोड़ी देर फोर्स लगा के मैं छोड़ दूंगा, ये सिस्टम अपने आप, इसके अंदर एक फोर्स पैदा हो जाएगी जो राइट पे इसको लेके जाएगी, तो मैं अपनी राइट की फोर्स हटा दूंगा और ये अपने आप चलता चला जाएगा, जो नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अगेंस्ट है। इसका मतलब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि आपके अंदर जो, इसके अंदर जो करंट पैदा हो रहा है वो असल में वो एनर्जी है, वो वर्क डन है, जो इस रॉड को मूव करवाने के लिए हम इस पे लगाते हैं। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कोई और चीज नहीं है, ये असल में हमारा किया गया मैकेनिकल वर्क है, जो असल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है। और यही डेफिनेशन है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की। बात समझ आई कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, यानी चेंज ऑफ फ्लक्स को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देता है। बात क्लियर हो गई? यस सर। फिर आगे बढ़ टॉपिक आता है म्यूचुअल इंडक्शन, वो फिनोमेना जिसकी मैं एक कॉइल के अंदर तब्दील होता हुआ करंट 7 वाली नियर बाय कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब इसके अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो पहली बात है म्यूचुअल इंडक्शन की डिपेंडेंस के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है न्यूमेरिकल टाइप, इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देख लें, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला ये वाला नीचे वाला एम आई, इसमें एम आके हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है ये वाला। ठीक है, अब ये जो आपका कांस्टेंट है ना, इसे म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं ऑफ द टू कॉइल्स। इसकी जो वैल्यू है वो दोनों कॉइल्स का जो क्लोजनेस है उस पर डिपेंड करती है, दोनों कॉइल्स के अंदर जो कोर है उस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्निंग्स पे डिपेंड करती है दोनों की। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू, इसका यूनिट हेनरी होता है, जिसका भी जिक्र आ जाता है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि आपका जो फ्लक्स है ना सेकेंडरी का फ्लक्स, दूसरी कॉइल का फ्लक्स, वो प्राइमरी के करंट के प्रोपोर्शनल है। प्राइमरी का करंट कम होगा, फ्लक्स कम हो जाएगा सेकेंडरी में, प्राइमरी का करंट बढ़ेगा, सेकेंडरी में फ्लक्स बढ़ जाएगा। ये बात याद रखिएगा एक तो। दूसरी बात, इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर एमसीक्यू न्यूमेरिकल टाइप आएंगे। आपकी बुक में भी इसके ऊपर न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू मौजूद हैं, न्यूमेरिकल मौजूद हैं असल में, उन्हीं को आप एमसीक्यू में शिफ्ट कर लें चाहे। ठीक है, एम का आंसर भी पूछा जा सकता है, एस का आंसर पूछा जा सकता है। एम का फॉर्मूला जब बनाएंगे ना तो माइनस साइन गायब कर देंगे, माइनस साइन सिर्फ यहाँ लेंसेज लॉ की प्रेजेंस को शो करता है, मैग्नीट्यूड में माइनस साइन की जरूरत नहीं होती। ये डेफिनेशन है आपके पास, रेशियो ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट की रेशियो को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। इसका यूनिट वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर होता है। ठीक है जी, हेनरी इसका यूनिट है, हेनरी को आपने
डिफाइन करना है तो कर लीजिए, वही है आपकी बुक की डेफिनेशन। असल में जो मेरे बताने की बात है ना, वो ये डिपेंडेंस के पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे करता है, क्लोजनेस ऑफ द कॉइल्स पे भी डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ कोर, जो भी दोनों जिसके ऊपर वाउंड की जाती हैं दोनों तारें, उस पर डिपेंड करता है। ये डिपेंडेंस याद होनी चाहिए, इस पे एमसीक्यू बनता है, बाकी न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यू आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्शन। सिंगल कॉइल है, सिंगल कॉइल के करंट को चेंज करते हैं। अगर करंट को चेंज करेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऊपर वाले टॉपिक में साथ वाली कॉइल में ईएमएफ जनरेट कर रहा था, तो अपने अंदर भी ईएमएफ जनरेट करेगा, और इसकी अपनी ईएमएफ जो जनरेट होगी वो इसके जो करंट फ्लो करता है इसके अंदर ओरिजिनल बैटरी का, उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट जनरेट होती है। ठीक है, इसको हम बैक ईएमएफ का नाम भी देते हैं, और ये हमारी कहलाता है प्रोसेस सेल्फ इंडक्शन। इसके नतीजे में होता क्या, इसका अपना करंट डिक्रीज कर जाता है, इस कॉइल का अपना ओरिजिनल करंट बैक ईएमएफ की वजह से डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, इसका रिजल्ट है। फिर सेल्फ इंडक्टेंस के ऊपर सवाल है, इसका पहला फॉर्मूला वही है जो आप पीछे पढ़ के आए, वहाँ एम था या एन है, वहाँ यहाँ एल आएगा, एल आई, एन फाइव इज इक्वल टू एल आई। कोई एस पी का फार्मूला नहीं लगाना आपने, क्योंकि सिंगल कॉइल है, कोई ना सेकेंडरी है ना कोई प्राइमरी है। और ये आपके पास इंडक्टेंस का एक फार्मूला, इसका एक और फार्मूला होता है, वो होता है एल इज इक्वल टू, मैं यहीं पढ़ा देता हूँ, म्यू नॉट एन स्केयर ए एल। ए एल इसमें ए एरिया है कॉइल का, एल इसमें लंबाई है कॉइल की। ठीक है, ये भी फॉर्मूला आपको जरा पता होना चाहिए इसका, ये फॉर्मूला आगे जाके इसका जिक्र आना है हमारे पास। नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया, और इस फॉर्मूले का जिक्र अभी आगे आना है, दिस वन। ठीक है, और यहाँ से अगर आप एल का फॉर्मूला निकालेंगे तो ई एल ओवर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी बनता है। इसका वोल्टेज होता है, ये एम्पेयर होता है, नीचे सेकंड, सेकंड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो वोल्टेज सेकंड पर एम्पियर, इसका यूनिट जो हेनरी कहलाता है। ठीक है जी, ये आ गई आपके पास। फिर आपके पास डिपेंडेंस देख लें, वही 3 पॉइंट है, एक पॉइंट कम हो गया, कोर पे डिपेंड करता है पहले की तरह, एरिया पे करता है और नंबर ऑफ टर्न्स पर। क्लोजनेस का यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन कहाँ यूज होती है, सेल्फ इंडक्टेंस या ये इंडक्टर कहाँ यूज होता है, ये भाई अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए विदाउट मच लॉस ऑफ पावर, पावर को ज्यादा लूज किए बगैर, पावर को ज्यादा लूज किए बगैर ये अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में, आपका जो चोक का टॉपिक है ना, चोक वाला टॉपिक, उसके अंदर इसका जिक्र आता है। ठीक है मेरा बेटा जी, तो ये आप नोट कर लें बातें। नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास आ जाता है, ये ब्रीफ नोट्स हैं, ये तो मेरे अपने किताब लिखी हुई है उसके नोट्स हैं असल में। हाँ जी, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इसमें एक तो पहला ये फॉर्मूला ये नोट करना है आपने, दिस वन, ये वाला एक ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है 1/2 एल आई स्क्वायर। अब करंट न्यूमेरिकल में क्या, आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर उसने करंट को चेंज किया मेरा ख्याल में 100 से 200 एम्पियर के दरमियान, या मिली एम्पियर के दरमियान, जो भी किया है, तो वो 100 और 200 के दरमियान जितनी एनर्जी में चेंज आया वो मालूम करने को कह रहा है। तो उसका तरीकाकार ये नहीं होगा कि हम 200 में से 100 माइनस करके 100 का स्क्वायर कर दें, नहीं, तरीकाकार उसमें ये होगा, अगर आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है तो 1/2 एल तो कांस्टेंट है इसके अंदर, यहाँ आएगा I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर, ये करना है तो ये डेल्टा यू के बराबर होगा चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी। और यहाँ पे कॉइल के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी होती है। ठीक है बेटा, अपना माइक बंद कर दीजिए काइंडली, फिलहाल माइक बंद कर दीजिए, यहाँ शोर आ रहा है। ठीक है, 04 माइक बंद करो। पहले मैंने आपका माइक खुद बंद कर दिया है, अब काइंडली वो बंद ना कीजिएगा अभी जब तक सवाल ना करना हो। अच्छा, ये फॉर्मूला आप नोट करेंगे एक तो, दूसरी चीज के अंदर आपने क्या करनी है, अच्छा इसका प्रूफ कोई नहीं करने की जरूरत यहाँ पर, लेकिन वो वैसे आप करेंगे, और प्रूफ वैसे मैं आपको हल्का सा बता दूं ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी। प्रूफ इसका कोई इतना हाई फाई नहीं है, हम आपने जो असल चीज निकालनी ना इसके अंदर फॉर्मूला जो अप्लाई करना होता है, ये मैं राइट पे लिख रहा हूँ आसान 3 करके, वो सब समझ लो। वर्क डन मालूम करना होता है, वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। ठीक है, ये मैं आपको फॉर्मूला पहले भी पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहा था यू की शक्ल में, वहां ये मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था जिसका आंसर था Q1Q2/R, ये वही फॉर्मूले की डेरिवेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये बन जाएगा इंड्यूस ईएमएफ का पोटेंशियल। ठीक है, Q आपका Q रहेगा। अब इंड्यूस ईएमएफ का जो पोटेंशियल होता है, अभी आपने देखा ये सेल्फ इंडक्शन वाला, ये होता है L डेल्टा I ओवर डेल्टा T।
इस डेल्टा टी को इसके साथ मिला दो, क्यू के साथ, तो ये हो जाएगा क्यू ओवर डेल्टा टी। ये क्यू ओवर डेल्टा टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कहलाता है, और जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ये एक एवरेज करंट कहलाता है। एवरेज करंट होता है 0 + I/2। एक स्टेप हो गया, एल अपनी जगह पर है, और ये जो डेल्टा आई बचा खाली, ये डेल्टा आई, ये I - 0, इनिशियल करंट 0 और फाइनल करंट I, तो यहाँ कैपिटल I आ गया, तो ये हाफ LI²। लो 4 स्टेप में क्वेश्चन हल हो जाता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, इतना आसान सा ही है। एनीवे, इसके बाद जब आप इसमें L और I की वैल्यू पुटअप करते हैं, अब L I की वैल्यू आप कहाँ कहाँ से पुटअप करेंगे ये जरा नोट कर लें। आपका फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है हाफ LI²। L की वैल्यू पुटअप करोगे μ0 n² AL, और I की वैल्यू इस फॉर्मूले से करोगे, वो जो सॉलिनॉइड का फॉर्मूला था μ0 n I। ये दोनों फॉर्मूले से वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुटअप करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का एक और फॉर्मूला आएगा 1/2 B² और μ0 A × L। ये मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी, दो फॉर्मूले होगा, एक ये वाला एक ये वाला। अब इसी फॉर्मूले से आपने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हो। UM, स्मॉल UM सिंबल होता है कैपिटल U ओवर वॉल्यूम। इसी किस्म की कैलकुलेशन मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 में कराई थी जब मैं कैपेसिटर का टॉपिक पढ़ा रहा था आप लोगों को। ऊपर आएगा हाफ B² ओवर μ0 AL, और नीचे AL से कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी या मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी 1/2 B² ओवर μ0 आ जाएगी। ये आपको फॉर्मूले ज़बानी याद होने चाहिए, कोई तो मुश्किल नहीं है ये कि आप याद ना कर सको। ठीक है, तो इतनी लंबी कैलकुलेशन आपने नहीं करनी है, बस ये जिससे आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ आप देख सकते हो, ये फॉर्मूला है आपके पास, इस शक्ल में भी होता है, इस शेप में भी होता है, कैपिटल N की शक्ल में। कैपिटल N की शक्ल में करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास L स्मॉल l नहीं आएगा, लेंथ इसमें शामिल है, क्योंकि कैपिटल N का मतलब होता है स्मॉल n × L। तो ये दोनों शेप है, ज़्यादातर ये शेप चलती है जो फॉर्मूले में अप्लाई की जाती है। फिर आपके पास इसमें ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी आ गई, ये मैं बता दिया आपको, बता चुका हूँ। उसके बाद आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का टॉपिक आ जाता है। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर के अंदर जो पहली चीज पढ़ने वाली है वो उसके अंदर जो है कि आर्मेचर की डेफिनेशन, इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से पहले जनरेटर क्या होता है? जनरेटर एक ऐसी डिवाइस को कहती हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दे, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करे, वो जनरेटर होता है। और एक ऐसा जनरेटर जो अल्टरनेटिंग करंट पैदा करे वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहलाता है। आम सी डेफिनेशन आपको पता है। आर्मेचर किसे कहते हैं, इसके ऊपर सवाल आता है। ये वो आपका रॉड होता है, सिलेंड्रिकल आयरन का सिलेंडर होता है जिसके ऊपर कॉइल और वाउंड की जाती हैं, और जो रोटेट करता है, इसे रूटर भी कहते हैं, आम जुबान में इसको रूटर भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट से या परमानेंट मैग्नेट से आता है ज़्यादातर। स्लिप रिंग लगे होते हैं, ये स्लिप रिंग के जरिए क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं कार्बन ब्रश का, और जिसके जरिए आपका करंट बाहर आता है। ये आप डायग्राम ज़रा देख लीजिए, ये आपको ये स्लिप रिंग और ये कार्बन ब्रश ये नज़र आ गया, एक सेट, और एक सेट ये नज़र आ रहा है। अब ये कॉइल आपको रोटेट करता नजर आ रहा है। जो कॉइल आपको रोटेट करता नजर आ रहा है, अगर आप इस टाइम इसकी डायरेक्शन को देखें और अपनी उंगलियों को इसकी डायरेक्शन रोटेशन में घुमाएं, अब उंगलियां कैसे घुमाएंगे, जिस तरह ये एरो बना रहा हूं, ये इस डायरेक्शन में जरा अपनी उंगलियां घुमाएं आप लोग, तो ये कौन सी डायरेक्शन नजर आ रही है? ऊपर से देखते हुए एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपका कॉइल इस टाइम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है जी, और एंटी क्लॉकवाइज जब ये घूम रहा है तो इसके अंदर जो करंट पैदा हो रहा है वो आप देखेंगे कि राइट वाला एंड और लेफ्ट वाला एंड, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ ग्रीन कलर से, ये लेफ्ट वाला एंड है, ये वाला, इसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, और राइट एंड पे इस वक्त ऊपर से नीचे आ रहा है। अब याद रखना, अब ये बात याद रखना, करंट की डायरेक्शन यही रहेगी हमेशा, यानी लेफ्ट वाले पे नीचे से ऊपर और राइट वाले पर ऊपर से नीचे, अगर एंटी क्लॉकवाइज कॉइल की मोशन हो रही है, इस डायग्राम के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ फिलहाल। अब होगा क्या, जब ये रिंग घूमता है ये अपनी साइडें चेंज करता है, कभी वो वाली साइड इधर आती है, कभी ये वाली साइड उधर जाती है, उसकी वजह से साइडों में यानी कि ऊपर जो आउटर सर्किट है उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर करंट की डायरेक्शन जो ऊपर डायरेक्शन है ऊपर रहती है, जो नीचे है वो नीचे रहती है। सिर्फ कॉइल की चूंकि साइड चेंज होती है, इससे आउटर सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और अल्टरनेटिंग करंट के जनरेटर के बजाय जब हम डीसी जनरेटर में जाते हैं तो इस चीज को हम टैकल कर लेते हैं कम्यूटेटर की मदद से। हम ऊपर दो रिंग नहीं लगाते, हम ऊपर आधा आधा दो रिंग लगाते हैं, जिसे कम्यूटेटर कहते हैं। वो कम्यूटेटर क्या करता है कि जब कॉइल अपनी साइड चेंज करता है तो कम्यूटेटर भी अपनी साइड चेंज कर जाता है। इस तरह से करंट की डायरेक्शन आउटर सर्किट में सेम रहती है, अब वो बन जाता है डीसी जनरेटर।
इतना फर्क है दोनों के अंदर, बाकी फंक्शन दोनों का सेम है। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। अब अगली Yes, चीज, sir. इसका फॉर्मूला। ये जो दो साइडें मैंने ग्रीन कलर की हैं, इन दो साइडों में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है। बाकी जो टॉप और बॉटम की साइडें हैं, एक जो नीचे आर्मेचर के साथ लगी है और एक ऊपर जिनके साथ कार्बन ब्रश लगा है, उनमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। ईएमएफ कौन सी होती है? मोशनल ईएमएफ होती है। ये एक वीबीएल साइन थीटा आपको नजर भी आ रही है डायग्राम के सामने लेफ्ट साइड पे लिखी, दूसरी वीबीएल साइन थीटा पहली तरफ की होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 VBL साइन थीटा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ तो कैलकुलेशन बड़ी लंबी चौड़ी होती है कि इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती नहीं है, बड़ी आसान है। देखो मैं यहाँ कर देता हूँ हल्की फुल्की सी, 2VBL साइन थीटा, ये आ गई टोटल ईएमएफ आ गई। V होता है आर ओमेगा, तो यहाँ आर और ओमेगा लगा दो V की जगह। V इज इक्वल टू, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है या रोटेशन हो रही है तो आर ओमेगा तो आएगा, आगे आएगा BL साइन थीटा। अब इसमें 2R और L मिला दो, 2R इसमें विड्थ है, L लंबाई है, तो ये बन गया विड्थ इनटू लेंथ, एरिया बन गया ओमेगा BL। L तो मैं उधर ले जा चुका हूँ, तो खाली साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये एरिया बन गया, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है, उसके बाहर एक n भी लगा दो, n टोटल नंबर ऑफ, n बके शुरू से लगा दो, कोई मसला नहीं बनता, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, क्योंकि एक टर्न के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे थे, ज्यादा टर्न है तो n मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओमेगा B। तो ये 4-5 स्टेप में आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया, नवाब n ओमेगा AB, नवाब की शक्ल में इसको लिख लो, जो हम आमतौर पर टीचर बता रहे होते हैं आप लोगों को, फॉर्मूला ड्राइव हो गया। डेरिवेशन आपको आनी चाहिए हल्की फुल्की सी, इतनी स्टेप है मेन सवाल के अंदर, यही स्टेप है, बाकी उनको जितना नॉलेज चाहे लंबा बढ़ाते चले जाओ। मैंने भी ये किताब लिखी है, लेकिन मैंने भी इसके अंदर बढ़ा बढ़ के लिखा है इसको, असल में उतने स्टेप है, उतने लिखूंगा तो बोर्ड में नंबर नहीं आते, लेकिन एंटी टेस्ट में उतने पे ही नंबर आते हैं। वो आपको बस टू दी पॉइंट करके 2 सेकंड के अंदर या 6 सेकंड के अंदर या 15 सेकंड के अंदर सोल्यूशन आ जाना चाहिए, और उसके बाद कोई न्यूमेरिकल है तो आप उसको हल कर लो। अब ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया हमारे पास, इसको मैक्सिमम ईएमएफ में लेके जाना है, तो ये जो खाली नवाब का आंसर है ना, नवाब वाला n ओमेगा AB, ये वाला हिस्सा, ये E नॉट कहलाता है मैक्सिमम। तो इसको हम आगे लिखते हैं E इज इक्वल टू E नॉट साइन थीटा, उसको V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा लिख सकते हैं, और थीटा आपको पता ही है ओमेगा टी हो सकता है। ठीक है, ओमेगा की जगह 2π/T लगा सकते हो आप लोग, और 2π/FT। तो ये चारों चीजें लगाओगे तो 4 फॉर्मूले बन जाते हैं, सिंपल सा काम था ये। उसके बाद आपके पास है करंट का आ जाता है। करंट आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा या साइन ओमेगा टी बन जाता है। ठीक है, इसको 2π/FT के साथ भी आप लिख सकते हो, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जो चीज आ रही है, ये डायग्राम, इसके ऊपर एमसीक्यू बड़े बनते हैं। इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में एमसीक्यू क्या बनते हैं, गौर से सुनने हैं, और ये सामने कुछ डायग्राम नजर आ रही हैं, इसी तरह की डायग्राम आपके एंटी टेस्ट में बना के आपको सवाल पूछा जा सकता है। जिस तरह ये पहली डायग्राम है, ये पहली है, मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे बोलते हुए आसानी हो, ये दूसरी है, ये तीसरी है, हमने पहली और दूसरी पे रहना है, हमारे सारे सवाल पहली दूसरी पे हो जाएंगे। ये तीसरी चौथी और पांचवी तो आपको किताब के हवाले से हैं। पहली डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपका कॉइल परपेंडिकुलर हालत में है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हालत में है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसका ड्रॉ कर देता हूँ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये लेंगे रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइनें आ रही हैं, इसमें से गुजर रही है अंदर से, ये मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है यहाँ से आते हुए, यहाँ से गुजर रहा है। अब आप देख सकते हो इस हालत में फ्लक्स इसमें से मैक्सिमम पास कर रहा है, इस हालत में फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा है। इसका मतलब है ये, अगर आपके पास एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और आपका जो कॉइल है वो अगर परपेंडिकुलर हालत में यूं रखा हुआ है इसके साथ, ठीक है, तो इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाता है, मैक्सिमम। जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो ईएमएफ जीरो होती है, कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। यहाँ देख लो, ये लिखा हुआ ईएमएफ जीरो है इस टाइम। जब फ्लक्स, पहला एमसीक्यू, जब फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल is maximum in case of alternating current generator, तो EMF इंड्यूस जीरो होगी। अच्छा, जीरो क्यों होगी, अब इसकी वजह भी सुन लो। ये है मोशनल EMF, जिसका फॉर्मूला होता है VBL साइन थीटा। ठीक है, दोनों साइडों को मिलाएंगे तो 2VBL साइन थीटा बन जाता है। अब गौर से देखो, जब ये जिस हालत में इस वक्त ये रखा हुआ है, इस हालत में मैं पहले इसको मिटा दूं सब चीजें, ताकि आपको एक चीज मैं यहाँ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। ये देखें वेलोसिटी वेक्टर को देखें, ये वेलोसिटी वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर है इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, यानी V और B का एंगल 0 डिग्री है इस टाइम।
तो जब ये यहाँ ये जीरो में पुटअप करूंगा साइन की जगह पर ये नीचे फॉर्मूले में, तो जवाब जीरो हो जाएगा। लेकिन जब ये घूमता घूमता पूरा कॉइल हॉरिजॉन्टल हालत में आएगा तो वेलोसिटी वेक्टर चला जाएगा अंदर की तरफ, स्क्रीन की जानिब, ये बना हुआ इधर, ये वो स्क्रीन की जानिब जाएगा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह रहेगा, इसी डायरेक्शन में। तो इनका आपस का एंगल क्या है, एक अंदर की तरफ गया हुआ, एक इधर आया हुआ, ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे मैक्सिमम ईएमएफ, तो यहाँ में ईएमएफ मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से एमसीक्यू क्या निकले कि जब वी और बी का एंगल 90 डिग्री होगा, ये कब होगा, जब कॉइल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। जिस लम्हे कॉइल की बात हो रही है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, उस लम्हे कॉइल में से गुजरने वाला फ्लक्स जीरो है। जब फ्लक्स जीरो है तो ईएमएफ मैक्सिमम है। ये वही पहली बात दोबारा रिपीट की है मैंने, जब फ्लक्स जीरो इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम, और जब फ्लक्स मैक्सिमम, ये पहली डायग्राम की तरफ अगर आप आ जाओ तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो हो जाती है। और जब इंड्यूस ईएमएफ जीरो होती है तो वी और बी का एंगल 0 डिग्री होता है, ये वाला, ये 0 डिग्री वाला एंगल यहाँ पर। और यहाँ पे ये वाला क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये बातें क्लियर हो गई सारी? यस सर। इनको जरा ज़हन में नशीन करके रखना, ठीक है जी। तो इसके बाद आपके पास जो इसमें टॉपिक आ जाता है, तो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसके बाद। डायरेक्ट करंट या जनरेटर या डीसी जनरेटर आ गया, ये मैं पहले बता चुका हूँ। ये वो स्प्लिट रिंग लगा हुआ है जिसे हम कमोटेटर कहते हैं। विलियम स्ट्रॉजियन साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको डिवाइस किया था, ठीक है। 1834 में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 1834 में, विलियम स्ट्रॉजियन। इसने स्लिप की जगह ये रिंग। अब होगा क्या, जब ये कॉइल घूमेगा, ये पूरा कॉइल यूं घूमेगा, तो ये ऊपर से रिंग भी घूमेगा। ये जो ए साइड है ये आ जाएगी घूमकर इस तरफ आ जाएगी, और ये ए प्राइम वाली उधर चली जाएगी। जबकि करंट की डायरेक्शन हमेशा ये रहेगी जो नजर आ रही नीचे, क्योंकि इधर नॉर्थ पोल था, इधर आपका साउथ पोल था जो पीछे डायग्राम बनी हुई थी। तो इसका मतलब है करंट हमेशा हमेशा इसी एंड से बाहर आएगा, इस एंड से बाहर आएगा जी, जहां मैं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये जो आपको रिंग, ये वाला हिस्सा जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आधी रोटेशन के बाद ये वाला हिस्सा चला जाएगा पल्ली तरफ, उधर वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। तो जब कॉइल की साइड तब्दील होगी तो आपका स्प्लिट रिंग भी अपनी साइड चेंज कर लेगा, और इस तरह आउटर सर्किट में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। बहरहाल ये एक फर्क है एसी और डीसी जनरेटर का, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपके पास, अच्छा, ये फ्लक्चुएटिंग डीसी जनरेटर आता है। इसको अगर आपने यूनिडायरेक्शनल करना है तो फिल्टर सर्किट यूज करना पड़ता है आपको, फिल्टर सर्किट। और फिल्टर सर्किट में आपके पास क्या क्या आ जाता है, ये आपके पास से दो चीजें आती हैं, एक तो इसमें लगा होता है कैपेसिटर और एक लगा होता है इंडक्टर, ठीक है। ये हम जब आगे आपको पढ़ाते हैं ना हम क्लासों में रेक्टिफिकेशन का टॉपिक, तो वहां भी इसका जिक्र आता है। बहरहाल बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर किसे कहते हैं, अब गौर से समझ लो। बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, जनरेटर में होता क्या है, कॉइल को हम मैकेनिकल तरीके से घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कॉइल को मैकेनिकल तरीके से घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल घूम रहा है तो उसके नतीजे में इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो रही है कॉइल के अंदर, इंड्यूस करंट हम वसूल कर रहे हैं, बत्तियां जला रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ, इंड्यूस करंट हमेशा अपोज करता है अपनी कॉज को। अगर मैं कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो अंदर जो इंड्यूस करंट पैदा हो रहा है कॉइल के अंदर, जिसे मैं हासिल कर रहा हूँ, वो कोशिश करेगा कॉइल रिवर्स में जाए। इसको बोलते हैं बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर, ठीक है जी। और ये आपका जो बैक मोटर इफेक्ट अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं, यहाँ पे इसको बैक मोटर इफेक्ट कहते हैं। और इसकी वजह से एक काउंटर टॉर्क लगता है आपके जनरेटर के ऊपर, और जैसे ही आपका जनरेटर का इंजन बंद होता है थोड़ी देर बाद क्या बके फौरन ही आपका कॉइल भी घूमना बंद कर देता है इस बैक मोटर इफेक्ट के नतीजे में, ठीक है जी। और उसके बाद आगे बाद डीसी मोटर आ गई। मोटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रिवर्स साइकिल करेगी ये, ठीक है। इसका जो बेसिक रूल है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कॉइल, यानी यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल पड़ा हुआ है, कॉइल को घुमाया जाएगा तो करंट पैदा होता है, कॉइल में से करंट गुजारा जाए तो कॉइल अपने आप घूमना शुरू कर देगा। जिस तरह पंखा है, जिस तरह मोटर है, जिस तरह ड्रिल मशीन है, ग्राइंडर मशीन है, वॉशिंग मशीन है, सारी इसकी मिसालें हैं, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर से मिलती जुलती है, सिवाय इसके कि डीसी जनरेटर में इंजन लगा होता है, इसमें इंजन नहीं होगा। इसमें इंजन उतार देंगे और हम यहाँ लगा देंगे एक बैटरी या ईएमएफ सोर्स लगा देंगे, वो करंट गुजरेगा, और इंजन की जगह हम कोई पंखड़ियाँ लगा देंगे तो पंखा बन जाएगा, ड्रिल मशीन का वर्मा लगा देंगे ड्रिल मशीन बन जाएगी,
वो पहिया लगा देंगे क्या ना वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन बन जाएगी एंड सो ऑन। तो बेसिक प्रिंसिपल सबका सेम ही है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास ये वो मोटर आगे कंस्ट्रक्शन में ये है कि इसमें परमानेंट मैग्नेट भी यूज किया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी यूज किया जाता है। बैक ईएमएफ इन मोटर क्या होती है? अब देखिए ये जो मोटर आपको ऊपर नजर आ रही है, घूम तो इसका कॉयल घूम तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहा है ना, ठीक है, अगरचे कॉयल घूम रहा है हमारे प्रोवाइडेड करंट से, लेकिन ये रोटेट कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये रोटेट कर रहा है तो उसके अंदर से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील भी तो हो रहा है, उसके नतीजे में एक ईएमएफ इंड्यूस भी तो हो रही है इसके, यानी मोटर जनरेटर का काम भी कर रही है। और वो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या है? वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा रही है हमारे करंट की डायरेक्शन के। यानी मैंने जो यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किया है वो अगर V है तो वो जो इंड्यूस ईएमएफ का पोटेंशियल है वो V माइनस E है ओवर इसकी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। ये फॉर्मूला बनेगा आपके इंड्यूस करंट का, और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा IR इज इक्वल टू V माइनस E और E इज इक्वल टू V माइनस IR। ये आपकी इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बन गया इन केस ऑफ मोटर, और ये फॉर्मूला आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, ये नीचे ये लिखा हुआ है सामने, ठीक है जी। जब मोटर स्टार्ट होती है, अभी कॉइल घूमना शुरू नहीं हुआ, उस लम्हे आपकी ईएमएफ इंड्यूस 0 होती है, और फिर ऐसा ऐसा मोटर चलना शुरू करती है, घूमना शुरू करता है इसका कॉइल। जैसे कॉइल घूमना शुरू करता है इसमें इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होती है। इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होती है तो ये फैक्टर नहीं V माइनस E, ये वाला फैक्टर छोटा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि E बढ़ता जाता है, E बढ़ता जाता है, E बढ़ता जाता है तो V कम होता V माइनस E कम होता चला जाता है, जिसके नतीजे में करंट कम हो जाता है और आपकी मोटर जलती नहीं है। लेकिन अगर आप पंखा चला रहे हो, पंखे की पंखड़ी के आप डंडा फंसा के रोक दो उसको, पीछे करंट तो आ रहा है ना, करंट जोर लगा रहा होगा, ईएमएफ पैदा नहीं होगी। ये फैक्टर जो पहले बढ़ रहा था एकदम 0 होगा, जिसके नतीजे में V माइनस 0 V बढ़ जाएगा, V बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा मोटर जल सकती है और जल जाती है। सिर्फ मोटर जलने की वजह यही होती है असल। फिर आगे बाद बड़ा मशहूर मारूफ टॉपिक आ गया ट्रांसफार्मर, एक ऐसी डिवाइस जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, बात सुन लो, अल्टरनेटिंग, इसके अलावा कोई और सवाल नहीं होगा इसमें। अल्टरनेटिंग आपको बार सवाल दिया जाएगा, डायग्राम बनी होगी, सारा कुछ होगा कि जी वो मालूम करें आप स्कैंडी के ऊपर करंट मालूम करें या वोल्टेज मालूम करें, और आप मालूम करने बैठ जाओगे। जब भी डायग्राम वाला सवाल आएगा पहले चेक कर लेना उसके पीछे जो ईएमएफ लगी है वो कौन सी है। जब सवाल आएगा तो चेक कर लेना सवाल में उन्होंने सोर्स ऑफ ईएमएफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर लगाया है या फिर एक आम ईएमएफ बैटरी सेल लगा दी है। ठीक है, अगर आम ईएमएफ लगाई है, डायरेक्ट करंट की ईएमएफ लगाई है, तो कोई म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना नहीं होगा, जनरेटर आपका ही ट्रांसफार्मर काम ही नहीं करेगा, आउटपुट पोटेंशियल और आउटपुट करंट 0 हो जाएंगे डायरेक्ट सोर्स की वजह से। अल्टरनेटिंग सोर्स पे ये काम करता है क्योंकि इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन है, और म्यूचुअल इंडक्शन चेंज ऑफ फ्लक्स पे काम करता है। चेंज ऑफ फ्लक्स अल्टरनेटिंग करंट का होता है, डायरेक्ट करंट का नहीं होता। ठीक है बेटा जी, ये बात क्लियर कर लो आप लोग। अच्छा जी, प्राइमरी कॉइल होता है जो मेन के साथ लगी होती है। अच्छा, मेन का वर्ड जब भी आएगा ना, मेन मेन जिस जो तार मेन के साथ लगी है वो प्राइमरी है, ये छोटा सा असूल याद कर लो। और सेकेंडरी जो आउटपुट पे लगी होती है, तो इसमें याद रखिएगा कि नंबर ऑफ टर्न्स NP प्राइमरी के, NS सेकेंडरी के, रेट ऑफ फ्लक्स दोनों का सेम होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी का फ्लक्स रेट दोनों का सेम होता है। इंड्यूस ईएमएफ पैदा होती है उसको, जब मैं फॉर्मुलों की यहाँ पे अभी जरूरत नहीं कि मैं बताता फिरूं, जो बैक ईएमएफ पैदा होती है प्राइमरी में वो ये लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी की करनी है तो बस NP का फर्क पड़ेगा, NP की जगह NS आ जाएगा, ये वाला डिवाइड करेंगे, ये फॉर्मूला आ गया। इसे टर्न रेशियो कहते हैं, VS ओवर VP को, S ऊपर P नीचे, ये टर्न रेशियो कहलाती है। NS ऊपर NP नीचे टर्न रेशियो कहलाती है। लेकिन अगर वो हमें नहीं बताता कि यार आपने NS को NP से डिवाइड करना है, NP को NS से डिवाइड करना है, सिर्फ कहता है टर्न रेशियो मालूम करो, बस एक डाटा दे दिया और कह दिया टर्न रेशियो मालूम करो, तो आपने NS ओवर NP मालूम करना है। वरना आमतौर पर वो हमें बता देता है कि आपने प्राइमरी को सेकेंडरी से डिवाइड करना है या सेकेंडरी को प्राइमरी से डिवाइड करना है। ठीक है जी, ना बताए तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखना, बस ये एक इसमें मेन चीज है। और एक और चीज है जो कि आपकी बुक्स में नहीं होती लेकिन आपको पता होनी चाहिए, 440 ये उल्टा ओब्लिक बना हुआ है और 220 बना हुआ है। इस तरह लिखा है
पता है इसका मतलब क्या होता है? ये आपके पास प्राइमरी वोल्टेज है और अगला सेकेंडरी वोल्टेज है। ये टर्न रेशियो नहीं है, ये उल्टी, क्योंकि रेशियो का जो डिवीजन का साइन है, डिवीजन का ऑब्लिक, वो ये वाला होता है, यानी एन एस डिवाइडेड बाय एन पी, वो तो ये वाला होता है, वो रिवर्स में बना हुआ है। रिवर्स में बना है तो इंटरनेशनल रूल है, ये याद रखिएगा कि पहले जो लिखा है वो प्राइमरी है और आगे जो लिखा है वो सेकेंडरी है। अब आपके ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स होती हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप डाउन। स्टेप अप जिसमें वोल्टेज बढ़ जाता है, स्टेप डाउन जिसमें कम हो जाता है। स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के ज्यादा होते हैं और स्टेप डाउन में सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। इस लिहाज से आपको स्टेप अप और डाउन के लिहाज से ये इक्वेशन है ना, ये याद होनी चाहिए, किसके नंबर ऑफ टर्न ज्यादा और किसके कम। ठीक है, टर्न रेशियो की बात तो मैं कर चुका हूँ, टर्न रेशियो को हम करंट रेशियो में लेके जाने लगे हैं। टर्न रेशियो आपने अभी पढ़ी थी, अगर आप इसकी इनपुट आउटपुट पावर आइडियल केस में बराबर होती है, आइडियल केस में बराबर होती है, बार बार कह रहा हूँ, प्रैक्टिकल केस में आउटपुट कम होती है। क्यों होती है मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये वी एस ओवर वी पी, आई पी ओवर आई एस आई, यानी इन्वर्स रेशियो होती है, जो वोल्टेज है वो करंट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, आपके इस केस में यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अंदर, यानी वोल्टेज अप होगा करंट डाउन हो जाएगा, वोल्टेज अप होगा करंट डाउन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आपकी बेसिक इक्वेशन ये बन जाती है, अभी में से किसी दो के रिलेशन को आपस में आप रखकर क्वेश्चन हल कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपके पास वी एस ओवर वी पी एन एस ओवर एन पी अप्लाई हो सकता है, वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस अप्लाई हो सकता है, या एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस अप्लाई हो सकता है। तीन शक्लें बनती हैं इस फॉर्मूले की। अच्छा, अब यहाँ पर आके इस पॉइंट पे मैं पहले आपको एक आसान तरीका सिखा देता हूँ कि आपको इतने लंबे लंबे ये फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ेंगे। ये देखो, अगर कभी मुझे कोई कह देता है कि जी मेरी जो टर्न रेशियो है वो एन पी ओवर एन एस वो 1:2 है, ठीक है, उसके बाद मुझे कहता है जी मेरा जो प्राइमरी का पोटेंशियल है ना वो 220 वोल्ट है, बताओ सेकेंडरी का क्या होगा। अब एक तरीकाकार तो ये है कि मैं वो वाला फॉर्मूला लगा दूं जिसमें अभी आपने ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये वाला, ये लिखा हुआ है ये वाला, और इसको हल कर लो। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक आसान तरीका है, अच्छा इस फॉर्मूले के मुताबिक पहले मैं हल कर देता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाता है। एन पी ओवर एन एस मैं इसी तरह लिख दूंगा, वी पी ओवर वी एस भी लिख दूंगा, एन पी ओवर एन एस 1/2 लिखा हुआ है मेरे पास, वी पी मेरे पास 220 लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, वी एस का जवाब 220 इंटू 2 440 आ गया। आसान तरीका क्या है भाई, ये देखो ये क्या बता रहा है जिसको मैंने सर्कल किया है, प्राइमरी 1 है सेकेंडरी 2 है, यानी मेरा ट्रांसफार्मर 1 को 2 में शिफ्ट कर रहा है, 1 को 2 में डबल। तो अगर मेरा प्राइमरी वोल्टेज 220 है तो डबल क्या होगा इसका 440, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना लंबा जो मैं स्टेप करूँ 3-4, मैं एक ही स्टेप में जॉब निकाल सकता हूँ। ये बात समझ आ गई? दोबारा सुनो ये बात, ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो मुझे क्या बता रही है कि मेरा ट्रांसफार्मर में प्राइमरी का अगर 1 पोटेंशियल है ना तो सेकेंडरी पे वो डबल हो जाएगा। प्राइमरी पे अगर 10 है तो सेकेंडरी पे 20 हो जाएगा, प्राइमरी पे अगर 100 है तो सेकेंडरी पे 200 हो जाएगा, अगर वो 220 है तो सेकेंडरी पे 440 हो जाएगा, डबल। ये मतलब है, अगर ये 15 होता तो 5 गुना बढ़ा देता, अगर ये 120 होता तो 20 गुना बढ़ा देता। अच्छा एक और चीज सुन लो, जहां पे पोटेंशियल मेरा बढ़ रहा है करंट वहां पे उसी हिसाब से क्या होगा, कम हो जाएगा। यानी अगर मेरा प्राइमरी का करंट 10 एम्पियर होता तो सेकेंडरी पे जाके कितना हो जाता, आधा, 5 एम्पियर। ये भाई याद रखना क्योंकि करंट की रेशियो उल्टी होती है, नंबर ऑफ टर्न्स या वोल्टेज की रेशियो की रिवर्स रेशियो होती है करंट की। ये तो मैंने डायरेक्ट तरीका बताया, जिसको डायरेक्ट समझ ना आए वो पूरा हल कर ले, पूरा वाला तरीका भी बता दिया, डायरेक्ट भी बता दिया, दोनों तरीके हैं मेरे सामने। आप आमतौर पे जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो वो डायरेक्ट तरीके से भी करके देख लेना। मैं टाइम अभी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम बचा के ताकि कुछ न्यूमेरिकल करा सकूँ अभी आपको। जरा आगे चलते हैं फिर मैं न्यूमेरिकल की तरफ भी जाता हूँ। जी आगे आपके पास आ गया कि पावर लॉस, यानी आपके प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्यों पावर कम हो जाती है इनपुट से। पहली चीज है एडी करंट, सामने डायग्राम बनी हुई है, डायग्राम ये बता रही है आपको कि वो जो आपका क्या नाम है, एक कंडक्टर है यानी कॉइल है, कॉइल को जरा ऊपर रखा है, कॉइल को जब नीचे लेके आते हैं
मेटल प्लेट के पास। तो मेटल प्लेट की बॉडी में फ्लक्स तब्दील होने की वजह से करंट पैदा हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल जिस कोर के ऊपर आपने लिपेटी होती हैं, उस कोर की बॉडी में भी करंट पैदा हो जाता है फ्लक्स की तब्दीली की वजह से। यानी एक करंट तो म्यूचुअल इंडक्शन का पैदा हो रहा है सेकेंडरी के अंदर, और एक कोर के अंदर करंट पैदा हो रहा है। कोर के अंदर जो करंट पैदा हो रहा है वो आपकी तारों के करंट के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होता है, और इसको कहते हैं एडी करंट। जैसा यहाँ पे परपेंडिकुलर करंट पैदा हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यानी ये हॉरिजॉन्टल में आ गया प्लेन में, और ये वर्टिकल प्लेन में आपका फ्लक्स आ गया। फ्लक्स और एडी करंट आपस में परपेंडिकुलर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो करंट पैदा होता है कोर की बॉडी में, ये कोर की बॉडी को हीटअप करता है, और उसकी वजह से बहुत सारी हीट एनर्जी लॉस हो जाती है। इसको रोकने का तरीका ये होता है कि कोर को सिंगल बॉडी से नहीं बनाया जाता, बल्कि शीट्स के जरिए बनाया जाता है, लैमिनेटेड शीट। हर शीट दूसरे के साथ लैमिनेटेड होती है, हर शीट के अंदर अलग अलग एडी करंट पैदा होता है, और वो दूसरी सारी शीट में नहीं जाता, ऐसा हीटिंग कम हो जाती है। अलग अलग हीटिंग की वजह से हीटिंग कम हो जाती है। और इसके साथ ही आपके पास आ जाता है दूसरा मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। ये क्या होता है? वो जो कोर का मटेरियल है वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। आयरन का बना होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। तो उस मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में जितनी एनर्जी जाया होती है उसे हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। ये उसका हिस्टेरिसिस लूप बना हुआ है। इस लूप का एरिया जितना कम से कम होगा, इसका मतलब है हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा। इसलिए हम ट्रांसफार्मर में सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है जो थोड़ी एनर्जी पर मैग्नेटाइज भी होता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी का मामला आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर इंटू 100, इसके ऊपर कोई ना कोई न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है, बाकी इसके अंदर वो रिडक्शन ऑफ पावर लॉस मैं आपको बता चुका हूँ कि लैमिनेटेड शीट होनी चाहिए, इंसुलेटेड, सारा मैं बयान कर चुका हूँ। सिंबल है जी ट्रांसफार्मर का, दिस वन, ये सिंबल है आपके पास। बीच में जो आपको दो लाइनें नजर आ रही हैं कोर को रिप्रेजेंट करती हैं। यूजेस आपको पता है, टेलीविजन में यूज हो रहा होता है, डोरबेल में यूज हो रहा होता है, अल्टरनेटिंग जो पावर स्टेशन है वहां पे यूज हो रहा है। याद रखिएगा ये एक पोटेंशियल को कम या ज्यादा करने वाली डिवाइस है। पोटेंशियल ज्यादा होगा करंट कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम होगा करंट बढ़ जाएगा। पावर लेवल ना ये इंक्रीज करता, डिक्रीज भी नहीं करता ओरिजिनली, आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली पावर लेवल डिक्रीज हो जाता है। ठीक है जी, तो आपका पावर लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आप पावर लेवल एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है वो ट्रांजिस्टर है, चैप्टर नंबर 18 वाली पावर एम्पलीफायर जिसे आप कहते हो, वो यूज होती है उसके अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर ये तो मैं आपको बता चुका हूँ। ये अब दो तीन चीजें हैं। जिस तरह आपके पास मैग्नेटिक इफेक्ट जब आप निकालते हो ना मोटर का और जनरेटर का, तो आपके पास रूल यूज हो रहे होते हैं, राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल। याद रखिएगा ये आपके पास लेफ्ट हैंड रूल है, दिस वन। लेफ्ट हैंड रूल में जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये फील्ड को शो करती है, जो आपकी ये मिडल फिंगर है ये करंट को शो करती है, और आपका थंब मोशन को शो करता है। ये मोटर के लिए यूज किया जा रहा होता है। ठीक है, और जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल यूज होता है। ये एक आम सी बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें ये मोशन आपका थंब होता है, ये आपका फील्ड होता है, और ये आपकी इंड्यूस ईएमएफ होती है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट और राइट रूल है। ये फ्लेमिंग के जो लेफ्ट और राइट रूल है, ये असल में जनरेटर के लिए राइट रूल, राइट हैंड रूल, और लेफ्ट हैंड रूल मोटर्स के लिए यूज किया जाता है। ये आपको ज़रा पता होना चाहिए इसके अंदर। अच्छा, अब थोड़े से मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ आना चाह रहा हूँ आपके इस चैप्टर के, ताकि आपको दो चार जो मोटी मोटी बातें हैं वो बता सकूँ, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था। ये आपका टेस्ट ही है जो आपका वहाँ पे मौजूद होगा आपके क्या नाम है पोर्टल के ऊपर। इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये मोशनल ईएमएफ वीबीएल साइन थीटा का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ। अगला ये आपका वो जो मैं फॉर्मूला जिस तरह सिखाया आपको, फेराडे लॉ का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस जगह पर। ये सोल्यूशन को आप देखते जाओ, क्वेश्चन तो आप बाद में पढ़ लेना। ठीक, इसके बाद ये देखो बार मैग्नेट को मूव किया जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से टूवर्ड्स अ कॉइल, और जिसमें गैल्वानोमीटर लगा हुआ है। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को अब आप विदड्रॉ करते हो अलोंग द सेम लाइन 4 मीटर, यानी कि मैग्नेट को पहले लेकर आए हो फिर लेकर गए हो, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एक मिनट बेटा जरा।
जी बेटा, तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि इसमें इसका मतलब अब आपकी जो गैल्वानोमीटर की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी प्रीवियस वाली डायरेक्शन के, ये हम पढ़ चुके हैं, पहली डायरेक्शन ऑफ करंट तब्दील हो जाती है डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ ही, लेकिन डिफ्लेक्शन अब डबल होगी क्योंकि स्पीड भी आपकी डबल आपने कर दिया। ये भी आपका कंसेप्चुअल एमसीक्यू मैं करा चुका हूँ, इस तरह के मिलती जुलती चीजें आपको मैं बताई हैं। अगला ये फिर आपका फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल आ गया। अब ये वो आ गया कॉयल है कॉपर वायल का, इसको पुल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट वेलोसिटी से, अगर इसकी ओमिक रेजिस्टेंस को कम करते हैं तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो उसको खींचना मुश्किल हो जाएगा। अब आपसे अंदाजा कर लो कि जो आपको मैंने पढ़ाया उसके ऊपर ये आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल ही हैं, ये म्यूचुअल इंडक्शन का न्यूमेरिकल आ जाएगा इसके अंदर, आगे सेल्फ इंडक्शन का न्यूमेरिकल है, ये फैराडे लॉ का न्यूमेरिकल है, एंड सो ऑन। इस तरह हमने कोशिश की आपको जितने भी एमसीक्यू रिपीट करा सकते हैं कराएं। अच्छा, ये वो सवाल है जिसमें अब आप देखो मैग्नेट ए से बी की तरफ जा रहा है, इन द डायग्राम बार मैग्नेट मूव किया जा रहा है अलोंग द कॉमन एक्सिस ऑफ टू सिंगल टर्न ए एंड बी। ठीक है जी, देन अब क्या होगा, जब 20 के करीब जा रहा है, ए से दूर जा रहा है, इसका मतलब है करंट आपके दोनों में पैदा होगा, ए में भी होगा बी में भी होगा, लेकिन चूंकि बी के टूवर्ड्स जा रहे हैं, ए से अवे जा रहे हैं, तो ए में डायरेक्शन ऑफ करंट बी की डायरेक्शन ऑफ करंट का रिवर्स होगी। ये एक न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, इसका जवाब डेल्टा हाईलाइटेड है। एक और चीज देखो, अगर वो यहां से करंट की डायरेक्शन पूछ लेता, कॉइल बी के अंदर करंट की डायरेक्शन, तो कॉइल बी में क्या होगा, टूवर्ड्स मोशन हो रही है, इस एंड पे का साउथ पोल होगा, इस एंड पे इसका नॉर्थ पोल होगा। ये सिचुएशन मैं आपको करवा चुका हूं। अगर नॉर्थ पोल उस तरफ है, इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे खड़े होकर करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन में क्या नजर आएगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर बार मैग्नेट की तरफ से देखेंगे तो यही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज नजर आएगी। जो इस तरह से एमसीक्यू डेवलप होते हैं आपके। ठीक, अच्छा, इसी में एक और टेस्ट है, इसका अगला पार्ट है जो आप पोर्टल पे देखोगे, उसका जो क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अच्छा, ये वही जो मैं आपको अभी सिखा रहा था कि नंबर ऑफ टर्न रेशो वाला सवाल, ये मैं आपको बता रहा था, न्यूमेरिकल भी बता रहा था, उसी किस्म का एक न्यूमेरिकल है। मतलब आपने अगर लेक्चर ध्यान से सुन लिया, पढ़ लिया, चेक कर लिया, तो टेस्ट हल करना मुश्किल नहीं है, लेकिन टेस्ट जब तक हल नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। इसमें आप देखो, आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, टर्न रेशियो 100 है, कौन सा सेल लगाया है, ड्राई सेल। मैं कहता सवाल पढ़ लेना, ड्राई सेल लगाया है, ये अल्टरनेटिंग सेल नहीं है, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल नहीं है, तो इसका आउटपुट 0 हो जाएगा। इसी तरह का एक और सवाल आपको यहाँ नजर आएगा, मैंने देखा था, मैं ये वाला, इसमें भी कौन सा सेल है, आर्म सेल है डायरेक्ट करंट का, तो इसका मतलब है इसका भी आगे आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलें, ये आपकी चीजें मुकम्मल हो गई हैं। अब एक चीज और, थोड़ा सा मैं आपको और चीज दिखा दूं, वो ये है कि ये मैंने यहाँ निकाल के रखी थी कुछ एंटी टेस्ट से मुतल्लिका बातें। ये एंटी टेस्ट का जो मेरा लेक्चर होता है ये वो है, लिखा हुआ था बच्ची ने, तो मैंने उससे ले लिया और यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया। इससे पहले भी आपको मैं यहाँ से पढ़ा चुका हूँ 2-3 दफा। अच्छा जी, इसमें जो मैंने बातें आपको बतानी थी ये वाली, ये कुछ बातें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस तरह ये कॉइल है, इसको मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर लेके जाऊंगा तो इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा। जब इसका फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगा बाहर जाते हुए, तो अंदर वो इस तरह होगा कि यहाँ पर उसका डॉट होगा। डॉट का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, यानी क्रॉस की शक्ल में हो जाएगा। क्रॉस की शक्ल का मतलब है कि अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड रूल से बताओ मुझे। इस कॉइल के अंदर जो बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, करंट की डायरेक्शन, अगर राइट हैंड रूल लगाओ, एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस है, क्लॉकवाइज होगी। क्रॉस क्रॉस है, ये रेड कलर का क्रॉस ड्रॉ किया है मैंने। ब्लैक क्रॉस और रेड क्रॉस कॉन्साइड होने चाहिए क्योंकि डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है। डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है तो लेंजेस लॉ के मुताबिक ये क्या करेगा, ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स को एनहांस करने की कोशिश करेगा और हमारा इंड्यूस फ्लक्स सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ये आपको चैप्टर 14 में चीज मैं कराई थी, याद करो। यस सर, करवाई थी। हाँ, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनती है। हाँ, अगर रिवर्स होता, यानी कि अगर मेरा जो कॉइल है ये जैसा मैग्नेटिक फील्ड है और इस कॉइल को मैं अंदर ला रहा होता, अंदर, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा होता, फिर यहाँ पे बीच में डॉट होता, फिर वो आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बननी थी। नहीं बात समझ आई? थम आपकी तरफ होता, थम आपकी तरफ होता, एंटी, डॉट का मतलब है थम आपकी तरफ है, थम आपकी तरफ है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो हमारा इंक्रीजिंग फ्लक्स, इंड्यूस करंट हमारे इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करेगा। कैसे करेगा, इंड्यूस करंट इस तरह से पैदा होगा कि उस इंड्यूस करंट का जो फील्ड है वो हमारे
फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। और जब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो इंड्यूस करंट इस तरह से पैदा होगा कि उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, यानी इन आइदर केस अपोज ही करेगा, कभी डिक्रीज करते हुए कभी इंक्रीज करते हुए अपोज करेगा। ये वही चीज है जो मैं बता रहा था कि जब हम टूवर्ड्स मोशन करते हैं तो नॉर्थ नॉर्थ सामने आ जाएंगे पोल और ऑपोजिशन होगी, अवे मोशन करते हैं तो साउथ पोल नॉर्थ की तरफ आ जाता है करंट का, कॉइल का, ताकि उसे अट्रैक्ट कर सके। अब बात समझ आई मेरी? जी सर। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर ये मोस्टर ईएमएफ और ये बातें मैं ये 90 माइनस थीटा वाला ये कॉन्सेप्ट भी आपको मैं करा चुका हूँ। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जो मेरा बोर्ड पे लेक्चर है ये भी चीजें मैं आपको करा चुका हूँ, रिंग वाली आधे और पूरे रिंग वाली कहानियां। ये जो मैग्नेट अभी आपको मैंने क्या नाम है ये जो आपको डायग्राम हाथ की बनी राइट साइड पर, ये अभी अभी एक एमसीक्यू में आपको करवा दिया है। ये एक सवाल पड़ा हुआ है यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का कि एक आपके पास, ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम इसकी चीज करवाई थी कि आपके पास एक कॉइल है, ये तार है, ठीक है जी, इस तार में से करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ एक रिंग रखा हुआ है। अगर तार का करंट मैं इंक्रीज करूंगा, तार का करंट मैं अगर इंक्रीज करूंगा तो इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा? इंक्रीजिंग के केस में देखो सबसे आसान तरीका उसको चेक करने का, यहाँ पे अपवर्ड करंट एरो बनाओ, तो कॉइल में एरो ऑपोजिट बना दो। नियर एंड पे कॉइल का करंट ऑपोजिट होगा इंक्रीजिंग केस में। अब मुझे बताओ कौन सी डायरेक्शन बन गई तुम्हारे हिसाब से? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर यही करंट तार का डिक्रीज कर रहा होता, ये तो इंक्रीज है केस है, अगर यही डिक्रीज कर रहा होता, करंट ऊपर होता लेकिन क्या कर रहा होता? डिक्रीज कर रहा होता, और यहां ये कॉइल पड़ा होता, तो दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में होता है इधर से, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ। अब ये आपकी डायरेक्शन कौन सी बन गई है? क्लॉकवाइज। समझ आ गई बात? ये सिचुएशंस है आपकी। और ये जो ऊपर मैंने डायग्राम बनाई है ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है, इसमें यह है कि अगर मैं कॉइल को पैरेलल टू द वायर मूव करता हूं अपवर्ड या डाउनवर्ड तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अवे लेके जाता हूं या टुवर्ड्स द कॉइल लेके जाता हूं फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी, या तार का करंट कम ज्यादा होगा तब इंड्यूस होगी। ये सिचुएशंस हैं, ठीक है मेरा बेटा? यस सर। लेकिन जी बाकी बातें तो मैं आपको ये ट्रांसफार्मर और ये सारी करा बैठा हूं, बस ये 2-4 बातें रह गई थी जो मैंने आपको डिस्कस कर दी। यहाँ पे आके आपका काम अल्लाह की मेहरबानी से पूरा हो जाता है। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे, कल होगी इसी टाइम पर इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।